आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दावा करते हैं कि उनके नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उनके इस दावे की पोल हर कुछ दिनों के बाद खुल जाती है। पेशावर में एक सिख को आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। इमरान खान के नए पाकिस्तान में थम नहीं रहा अल्पसंख्यकों पर जुल्म। पाकिस्तान में एक और अल्पसंख्यक बना हत्यारों का निशाना। पेशावर में हकीम सतनाम सिंह को गोलियों से भूना गया। ये इमरान खान का कैसा नया पाकिस्तान है जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। पेशावर में बीमार लोगों को इलाज करने वाले, लोगों की मदद करने वाले सिख हकीम सतनाम सिंह को सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। सतनाम सिंह पेशावर के फकीराबाद इलाके में रहते थे। यहीं पर उनका क्लिनिक था जहां वो गरीब लोगों का इलाज करते थे। सतनाम सिंह जब क्लिनिक पर ही मौजूद थे तब हमलावर वहां घुस गए और सीधे केबिन में जाकर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक सतनाम सिंह को 4 गोलियां मारी गई। करीब से गोली मारने की वजह से सतनाम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सतनाम सिंह की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने ली है। सतनाम सिंह यहाँ के सिख समुदाय के बेहद प्रतिष्ठित सदस्य थे। पेशावर में सिखों की संख्या करीब 15,000 है, जिनमें से अधिकतर कारोबार करते हैं। लोगों की जान बचाने वाले हकीम सतनाम सिंह को आतंकवादियों ने गोली मार दी। साफ जाहिर है, इमरान खान भले ही लाख दावे करें कि उनके नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है, वो झूठा दावा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की ये कोई नई घटना नहीं है। खासकर सिखों और हिंदुओं के खिलाफ लगातार जुल्म की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। हिंदू, सिख और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की नाबालिग लड़कियों की शादी बुजुर्ग मुस्लिमों से करा दी जाती है। तो पाकिस्तान के बाद अब बात नेपाल की करेंगे। नेपाल के लोगों को धीरे धीरे चीन का असली चेहरा अब नजर आने लगा है। अब ये साबित हो चुका है कि चीन ने नेपाल की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा लिया है और इसी के खिलाफ नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। चीन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं इन युवाओं के द्वारा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को आग लगाई। चीन की दादागिरी के खिलाफ नारेबाजी हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर जूते तले कुचली गई। चीन का विरोध करने पर पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। चीन के खिलाफ यहाँ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेपाल में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह वही पुरानी है, चीन का अतिक्रमणकारी रवैया। लोग अब चीन गो बैक के नारे लगा रहे हैं और जिस नेपाली जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। चीन ने नेपाल की करीब 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। नेपाली जमीन पर चीनी कब्जा लीमी लपचा से लेकर हुमला जिले के हिल्सा तक हुआ है। हुमला में चीन ने 10 से 11 इमारतों का निर्माण कर लिया है। सभी इमारतें नेपाली सीमा के 2 किलोमीटर भीतर में बनी हुई। हुमला के मुख्य जिलाधिकारी की तरफ से चीनी कब्जे की जांच कराई गई थी। जांच में पाया गया है कि नेपाली जमीन पर चीन की इमारतें बनाने की बात बिल्कुल सही है। इसी के बाद नेपाल में चीन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। इस कब्जे के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर नेपाल के युवा चीन के खिलाफ जोर शोर से रैलियां निकाल रहे हैं। दरअसल पिछले साल भारत के साथ गलवना में चीनी सेना की हुई झड़प के फौरन बाद चीन ने नेपाल के हुमला में 150 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया। तब नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार थी। जब विवाद बढ़ा तो चीन के दूतावास ने बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि नेपाल और चीन के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। इसके बाद जब नेपाल में सरकार बदली, शेर बहादुर देउबा नेपाल के पीएम बने, तब उन्होंने इसे लेकर बड़ा कदम उठाया। चीनी कब्जे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने का फैसला खुद शेर बहादुर देउबा ने लिया। चीन के साथ सभी सीमा विवादों पर यह कमेटी रिपोर्ट देगी। चीन ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। यही नहीं, चीन ने सीमा पर जो फिलर्स लगे थे उन्हें भी बदल दिया। नेपाली जांच के मुताबिक नेपाल चीन बॉर्डर के पिलर नंबर 11 और 12 को चीन ने बदल दिया है, जिससे नेपाल के लोग अपने इलाके में नहीं जा पा रहे हैं।
चीन की इसी कब्जे वाली नीति के विरोध में नेपाल के युवा सड़कों पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 मीटर ऊंची त्रिशूल चोटी पर जाने के लिए नौसेना की ये टीम निकली थी। त्रिशूल चोटी चमोली जिले की सीमा पर स्थित बागेश्वर जिले में है। शुक्रवार सुबह ये दल चोटी पर जैसे ही आगे बढ़ा, उसी दौरान जबरदस्त हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में नौसेना के पर्वतारोही आ गए। इसमें 10 पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं या भगाए गए हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाकर सनसनी फैलाने वाले परमबीर सिंह को लेकर कल से ये चर्चा चल रही है कि वो विदेश भाग गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने इसका अंदेशा कल जताया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने मुंबई और ठाणे के पुलिस कमिश्नर को बुलाया है। मीटिंग हुई है। परमबीर पर दर्ज केस की स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी लेने के साथ ही उनके गायब होने को लेकर क्या इनपुट है, इस पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परमबीर सिंह को निलंबित करने के लिए सरकार तथ्यों को जुटा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया जाएगा। अभी गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। सर, यानी पत्र लिखा हुआ है केंद्र सरकार को आपने इस संदर्भ में कि वो कहा है क्योंकि वो यूपीएससी नहीं, वो ऑफिसर्स के लेवल पे बात हो रही है। लेकिन सर साधारणतः थोड़ी सी, क्योंकि लोगों में ये है और इस तरह की खबर चल रही है कि वो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसा इनपुट है? ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। हाँ, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण जी, उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है हाँ, तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है जी। उसके सिवा वो जा नहीं सकते। LOC भी इशू की है, हाँ, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कांग्रेस कह रही है कि परमवीर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में थी, जबकि बीजेपी कह रही है कि परमवीर महाराष्ट्र की सत्ता से जुड़े बड़े लोगों की पोल न खोल दें, इसलिए सरकार ने उन्हें गायब करा दिया है। असम में परमवीर सिंह को NIA पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन परमवीर का कोई अता पता नहीं है। एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर मामले में NIA परमवीर से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन परमवीर तक नहीं पहुंच पा रही है NIA की टीम। हाल ही में केंद्रीय जांच यंत्रणा ने कहा कि परमवीर सिंह देश में नहीं विदेश चले गए हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से बात आई। उनकी तरफ से और एक बात आई कि उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमवीर सिंह का मिला था। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है। और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से IAS और IPS अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। और इसको इसलिए परमवीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसा हमारा आक्षेप है। महाराष्ट्र सरकार के नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि परमवीर सिंह देश छोड़ करके चले गए। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? कौन सी नौटंकी है महाराष्ट्र सरकार की? परमवीर सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा।
और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं संवाददाता सूरज ओझा और रौनक कुकड़े ज्यादा जानकारी लिए हुए। रौनक कुकड़े का मैं पहले रुख करना चाहूंगी। रौनक कुकड़े, क्या जानकारी परमवीर सिंह को लेकर? सरकार कह रही है कि उन्होंने भी खबर सुनी है कि वो गायब है। अरे भाई, सरकारी आवास में रहते होंगे, उनके फोन की लोकेशन निकाली जा सकती है। क्या सरकार के हाथ ऐसे खाली हैं? जी, निश्चित तौर पर शोभना, सरकार की ओर से इसी तरह की जानकारी दी जा रही है। उनको जो इनपुट मिले हैं सरकार के, जो गृह मंत्रालय के खासतौर से जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की मदद से परमवीर सिंह जो है वो कुछ दिनों पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। आपको बता दें कि ठाणे पुलिस ने जब परमवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उसके बाद प्रक्रियाओं के तहत लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया है। ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले ही क्या परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनकी लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में थी और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और ऐसे में कुछ नेता उनके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने उनको यहां से बाहर ले जाने में मदद की है। एक बड़ा आरोप जो है वो नाना पटोले प्रदेश के अध्यक्ष लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर ही पलटवार कर रही है। आपने सुना कि राम कदम ने किस तरह से कहा कि जो परमवीर सिंह है उन्हें महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ही छुपा लिया है क्योंकि वो किसी बड़े नेता का नाम का खुलासा जो है वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन फिलहाल गृह विभाग बड़े ही फूक कर कदम रख रहा है। गृह विभाग की तैयारी है कि परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उसको लेकर जितनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है वो पूरी करने के बाद ही इस तरह का कदम जो उठाया जाएगा। आपको शोभना ये भी बता दूं कि परमवीर सिंह की जांच को लेकर जब परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे गृह मंत्री पर, तब चांदीवाल आयोग जो है उसकी स्थापना की थी और अब तक लगातार 2 बार वो समन जारी कर चुका है परमवीर सिंह को, लेकिन अब तक वो आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए। अभी जो सूत्र हमें बता रहे कि तीसरा जो समन है वो नॉन बेलेबल समन जो है वो निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर परमवीर सिंह की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। सरकार सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उन्हें निलंबित जो है वो कर सकती है। जी ठीक है, सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, जिस तरीके के मामले परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई थी, उन्हें निलंबित करने की तैयारी गृह विभाग के द्वारा की जा रही है। लेकिन एक सरकारी अधिकारी है, पासपोर्ट उनके पास होता है, इमिग्रेशन पे मोहर स्टैंप लगती है, उसकी जानकारी FRRO के पास होती है। तो क्या कोई जानकारी ऐसी नहीं जुटाई जा रही है कि परमवीर सिंह देश में है या वो विदेश चले गए हैं? बहुत से रास्ते हैं सरकार के पास ये पता करने के। जी बिल्कुल शोभना, जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि इमिग्रेशन विभाग से भी इंक्वायरी की जा चुकी है, लेकिन वहां पे किसी भी तरह के ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे। ये कुछ दिनों पहले तक की बात है। अभी हाल फिलहाल में जो गृह विभाग है, जो पुलिस सूत्र है, वो फिलहाल इस बात पर ज्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका घूम फिर कर एक ही बात का कहना है कि उनके खिलाफ 5 कुल मामले दर्ज है, जिसमें से 3 LOCs इशू किए गए हैं और साथ ही एक बेलेबल वारंट जारी किया गया है। जो महाराष्ट्र की CID है, CID परमवीर के कुल 3 लोकेशंस पे जा चुकी है, जिसमें से एक लोकेशन मुंबई का है जो उनका ऑफिशियल निवास है। उसके अलावा जो 2 लोकेशंस है वो चंडीगढ़ में है, लेकिन परमवीर उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। वो जो बेलेबल वारंट है वो उन्हें सर्व भी नहीं हुआ है। इसके बाद कई आगे की प्रोसेस है जो अब चांदीवाल आयोग कर सकती है, क्योंकि चांदीवाल आयोग के सामने एक वकील ने ये मांग की थी कि आप प्रोक्लेमेशन मतलब उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करिए या फिर उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करिए। तमाम जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। सूरज और रौनक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में अभी तक किसी भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के बीच पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस जांच में लापरवाही बरत रही है, पुलिस अधिकारी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। परिवार ने इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग भी की है। उस रात मनीष के साथ जो साथी थे हरबीर, उनसे बात की हमारे रिपोर्टर वरुण जैन ने। सुन लेते क्या कुछ हुआ उस रात। गोरखपुर में एक होटल के कमरे के अंदर व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या को लेकर पूरे देश में एक गुस्सा है। परिवार लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की मांग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हरबीर मौजूद है। हरबीर कमरे के अंदर ही मौजूद थे। मनीष गुप्ता के साथ साथ हरबीर और उनके एक और दोस्त प्रदीप गोरखपुर गए थे। इन्हीं से जानते हैं आखिरकार क्या हुआ था उस रात को, क्या पूरी घटना थी। हरबीर जी, सबसे पहले तो मैं उस रात का वो सीक्वेंस, पूरी बात समझना चाहूँगा कि रात को घटना क्या घटी थी, कब कौन आया था, क्या पूरी घटना थी। एक्चुअल में ना होटल के रूम में हम सोए हुए थे, तो लगभग 12 सवा 12 बजे 5, 6, 7 पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद वो डोर बेल बजा के और रूम खुलवाते हैं। रूम खुलवाने के बाद बोलते हैं कि जी ये एक आपका रूटीन चेकअप है, डेली रूटीन चेकअप,
और हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह इस तरह से। मैं कहा ठीक है जी, कोई नहीं, कर लो सर। तो सर वो हमसे हमारी आईडी मांगते हैं कि अपनी आईडी दिखाइए। मैं उनको अपनी आईडी दिखा देता हूँ, प्रदीप जी की आईडी दिखा देता हूँ, और गुप्ता जी जो हैं सोए हुए थे, प्रदीप जी भी सोए हुए थे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ तुम मिलने किससे आए हो। हमने अपने दोस्त जिनसे मिलने गए थे, चंदन सैनी, उनका नाम बताया। तो मैंने उनको ये भी बोला कि जी चंदन सैनी से आप बात कर लीजिए, उनका नंबर भी है मेरे पास। तो बोले कि चलो चंदन सैनी जी का नंबर दो। तो उन्होंने चंदन सैनी जी से भी बात की थी। चंदन सैनी से बोले कि भाई आप गोरखपुर जो आए थे, किससे मिलने आए थे, और यहाँ रूम में, होटल के रूम में कुछ लोग हैं, तो वो आपके जानकार हैं क्या। तो चंदन जी ने बता दिया कि हाँ जी मैं प्रदीप चौहान मेरे जानकार हैं, और मैं प्रदीप चौहान जी से मिलने आया था। तो इस तरह से बात होने के बाद सर वो बोलते हैं कि आप अपना ना सामान चेक कराइए। तो मैंने गुप्ता जी को जगह, मैं गुप्ता जी अपनी आईडी और अपना सामान चेक कराइए, पुलिस वाले आए हैं। गुप्ता जी जैसे खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद बोलते हैं, उन्होंने अपनी आईडी चेक कराई, उनको गुप्ता जी ने भी, और सामान जैसे ही चेक करा रहे थे हम, तो सामान को जो पुलिस वाले थे ना ऐसे उठा के देख रहे थे। तो गुप्ता जी ने बोल दिया कि जी ये क्या तरीका है सामान चेक करने का, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। तो वो उनको बोलने लगे कि भाई एक दरोगा को तू सिखाएगा क्या, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। तो मैं बोला सर सही कह रहे हैं, सामान आप हम जब दिखा रहे हैं तो आप देखो ना आराम से, ज़बरदस्ती आप हमारे सामान को छेड़ रहे हो इस तरह से, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो सर वो माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, और उन्होंने यही कहा मेरे से भी कि जब एक रात थाने में रहेगा ना तो तेरे को अकल आ जाएगी। मैं कहा जी आप थाने में ऐसे कैसे लेके जा सकते हो, कोई हमने चोरी की है क्या, हम टेररिस्ट हैं क्या जो आप हमें थाने में ले जाओगे बिना ये बात। तो इसी पर सर उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, और अपने दरोगा को बोला कि मार साले को और इसको गाड़ी में लेके जा। तो सर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, और एक पुलिस वाला मुझे मेरी बाँह पकड़ के नीचे ले गया, और वो सर उस दौरान गुप्ता जी से भी हाथापाई कर रहे थे। किस चीज़ से आपने, कितने पुलिसकर्मी थे और किस चीज़ से हाथापाई कर रहे थे, मतलब मार रहे थे, बट मार रहे थे, डंडा था हाथ में, क्या क्या हथियार थे। सर पुलिस वाले जब स्टार्टिंग में आए तो 3 थे, लेकिन जैसे वहाँ पे हाथापाई शुरू हुई तो एक पुलिस वाला और अंदर आ गया, 4 लोग थे। एक पुलिस वाला वीडियो भी बना रहा था सर, क्या नाम, अपने फ़ोन से फ़ोटो वगैरह भी शूट कर रहा था। तो सर उन्होंने हाथापाई पहले तो हाथों से ही शुरू की थी, हाथ से थप्पड़ वप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे। और उनके पास जैसे सर मेरे को एक पुलिस वाला पकड़ के बाहर ले आया था, और उन्होंने उसके बाद गुप्ता जी को जो चोटें मारी हैं, जो पिटाई की है, किससे मारी किससे नहीं। तो सर मुझे तो पुलिस वाला पकड़ के लिफ्ट के पास नीचे फ्लोर पे खड़ा कर दिया उसने, ग्राउंड फ्लोर पे। जब लिफ्ट खुली तो देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे थे। गुप्ता जी के नाक से ब्लड बह रहा था बहुत ज़्यादा। घसीट के मतलब हाथों से खींच के उनके हाथ और गुप्ता जी बेहोशी की हालत में थे। बिल्कुल बेहोशी की हालत में सर, उनको कोई होश नहीं था। मैंने जैसे देखा कि गुप्ता जी को बिल्कुल भी होश नहीं था, और उनको उनकी नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। और ये पूरा वाक्य सर वहाँ पे जो उनका वॉचमैन था, जो रात को उनकी सिक्योरिटी गार्ड जो गाड़ी की पार्किंग के सामने रहता है, उसने भी देखा था सर। फिर वो गुप्ता जी को सर गाड़ी में डाल के मुझे पीछे बैठा के मानसी हॉस्पिटल था वहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि हालत क्रिटिकल है, और उनको रेफर कर दिया BRD हॉस्पिटल। तो ये वो चश्मदीद जो उस समय कमरे में मौजूद था जब पुलिस ने हाथापाई की और मनीष गुप्ता की मृत्यु हुई। उस हाथापाई के चलते परिवार का भी यही आरोप कि जांच ठीक से नहीं हो रही है, अभी तक वो पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर ये कंपनियों के द्वारा जो इजाफा हुआ है, लोगों का यही कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे बाजार में महंगाई बढ़ती है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी की है। देश भर में आज पेट्रोल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।